हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, भाग 9 करेंगे आज हम। ठीक है, भाग 8 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे भाग 9, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा हमारे संविधान में। ठीक है, तो कुछ जो संशोधन हुए थे उससे कुछ पार्ट्स भी जुड़े थे, ये भी हमने बात की थी। तो आज हम दोनों जो पार्ट्स कर रहे हैं, भाग 9 और 9A, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़े गए। ठीक है, तो गाइस जो पार्ट 9 है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये पंचायत से रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, तो पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 70% जो आबादी है देश की वो गांव में रहती है। ठीक है, तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था जो कि गांधी जी का सपना था, तो ये डीपीएसपी में था, डीपीएसपी में जोड़ा गया था। आर्टिकल 44, आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 में मेंशन है पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थापित होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये हमारे बाद में संविधान संशोधन द्वारा हमारी सरकारों के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल और बहुत जरूरी एलिमेंट था हमारे डीपीएसपी का। तो इसलिए जरूरत और हमारे रिसोर्सेज होने के बाद ये जोड़ने में सक्षम, जैसे ही राज्य हुआ उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 243 से 243 ओ तक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें 29 विषय पंचायत को दिए गए, जिससे कि वो इजीली और अच्छे से अपने शासन को प्रशासित कर सके। ठीक है, यानी कि शक्तियां काफी क्षेत्रों में दी गई है, जिनमें कि 29 विषय शामिल है। ओके, तो गाइज इससे पहले कि हम पंचायत के बारे में पढ़ें, तो एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है कि आर्टिकल 242 क्या था। देखिए, 241 तक तो हमने केंद्र शासित प्रदेश किया था, 239 से 241 तक। ठीक है, यहाँ पर केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हमने भाग 8 में किया था। फिर 242 कहाँ चला गया? तो जो 242 था पहले ही भाग 9 था। ठीक है, तो फिर उसकी जगह ही 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, पार्ट 9 फिर ये बन गया। ठीक है, ये बीच में खाली था। ये 7वां जब संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो पार्ट 9 खाली था तब तक, और जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके वो जो जगह है वो भर दी गई पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 243 द्वारा। ठीक है, तो 242 मूलतः कुर्ग जो कि कर्नाटक में एक जगह है उससे संबंधित था। वहां की एक शक्ति उसको प्रोवाइड की गई थी पार्ट 9 में, कि वहां पर विधान परिषद और प्रशासन जो है वो स्थापित किया जा सकता है। अब प्रभावी नहीं है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन जब 1956 हुआ तो इसको हटा दिया गया था, क्योंकि कर्नाटक में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि कर्नाटक पहले किसके नाम से था? राज्य मैसूर, तो मैसूर में शामिल कर दिया गया था कुर्ग को, जो कि 1956 का जब राज्य पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कुर्ग जब अस्तित्व में ही नहीं था, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बनता था भागनों को, अ, मतलब भागनों इसीलिए हटा दिया गया, क्योंकि कुर्ग ही मैसूर में शामिल कर लिया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 का। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट 9 की। ठीक है, पार्ट 9 जो है आर्टिकल 243 से शुरू होता है, 243 ओ तक इसकी बात की जा सकती है। तो आर्टिकल 243 जो है वो बात करता है परिभाषाएं, यानी जो भी आर्टिकल 243 से 243 ओ के दरमियान जो भी वर्ड्स या जो भी शब्द यूज होंगे उनकी जो परिभाषा क्या होंगी वो 243 में दी हुई है। जैसे कि जिला, जिला किससे मानेंगे, यानी कि राज्य के भीतर अ, राज्य है, मान लो ये है, उसके बहुत सारे पार्ट्स कर लिए गए हैं इक्वल बेसिस पर भी, यानी कर सकते हैं, जनसंख्या भी बेस हो सकता है, क्षेत्र भी बेस हो सकता है, या वहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी बेस हो सकती है। किसी भी बेस पर एक जिले का निर्माण किया जा सकता है, या विधायी या वित्तीय प्रशासन को संदर्भ में या दृष्टि में रखकर भी इसका विभाजन किया जा सकता है। बहुत सारे राज्य निर्मित किए जा सकते हैं, तो राज्य के भीतर जो प्रशासन के स्तर पर जितने विभाजन किए गए हैं वो जिला संबंधित है, यानी कि जिला की परिभाषा है। ओके, फिर दूसरी जो परिभाषा दी गई है इसमें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा का मतलब है मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एजेंसी। और मतदाता कौन होंगे? 18 वर्ष के आयु वाले सभी जन, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो। ठीक है, बस एकमात्र जो योग्यता है वो होनी चाहिए कि वो भारत के नागरिक हो और 18 वर्ष उन्होंने अर्जित कर लिए हों। ठीक है, तो वो ग्राम सभा के
मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति हैं, तो वो ग्राम सभा के अंतर्गत आएँगे, ठीक है। उसके बाद परिभाषा है मध्यवर्ती स्तर। देखिए, आपने सुना होगा कि पंचायती राज से पहले वैसे मुझे समितियाँ पढ़ा लेनी चाहिए थी, जिससे कि आपके लिए और ईज़ी हो जाता है, पर क्योंकि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन कैटर कर रहे हैं, तो समिति हम बाद में देख लेंगे सारी। तो जो पंचायत हैं, उसके 3 स्तर होता है। एक होता है ग्राम स्तर और फिर होता है एक ब्लॉक स्तर, ठीक है? और एक होता है जिला स्तर, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। यही हमारे समितियों में मेंशन किया था। ये एक समिति थी जिन्होंने कहा नहीं 2 टायर भी होने चाहिए, एक ने कहा था 4 टायर होने चाहिए, तो वो मैं बाद में आपको सारा क्लियर करा दूँगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर है मेनली 3 टायर है, ठीक है? यानी कि 3 स्तर है, ओके? तो यहाँ पर एक मध्यवर्ती स्तर को हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि अगर वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो, किसी भी राज्य की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या जहाँ पर भी ये तीनों स्तर हैं, ठीक है? तो कुछ भी इनके संदर्भ में 20 लाख को अगर हम संदर्भित करके या मानकर चलें, तो अगर 20 लाख से कम है जहाँ की जनसंख्या, तो वहाँ पर जो बीच का स्पोर्ट है यानी कि ब्लॉक स्तर है, उसको हम स्किप कर सकते हैं और 2 स्तर बना सकते हैं, ग्राम और जिला स्तर। और यानी यहाँ पर ही परिभाषित किया गया था दो किया गया हुआ है आर्टिकल 243 में, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है वो दी हुई है पंचायत की। पंचायत का मतलब क्या है? पंचायत का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की एजेंसी, ठीक है? यानी कि जो पंचायत है वो किससे बनेगी? कई ग्राम सभा से बनकर एक पंचायत बनती है, ठीक है? और आर्टिकल 353 बी में ये गठित उसके तहत की जाती है, ठीक है? मेंशन्ड है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है अभी फिलहाल 353 जब हम करेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद पंचायत क्षेत्र की परिभाषा भी दी गई है 243 आर्टिकल में और जनसंख्या की परिभाषा भी दी गई है जो कि जनगणना जो पिछली है उससे रिलेट करता है। उसके बाद गांव गांव की डेफिनेशन जो राज्यपाल निर्धारित करेगा, ठीक है? तो आर्टिकल 243 के बारे में हमने जाना कि परिभाषाएं हैं इसमें शामिल। उसके बाद है आर्टिकल 243 ए जो देखो अब हम कर लेंगे पूरे 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक, ठीक है? तो इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको याद रखनी है, तो उसकी मैं याद रखने के लिए कोई ट्रिक है या कोई कीवर्ड है वो मैं आपको बताऊँगी, ध्यान से सुनना, ओके? तो 243 ए बात करता है भई सबसे पहले क्योंकि ग्राम पंचायत मतलब पंचायत की बात हो रही है, तो गाँव से शुरू होती है पंचायत, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ग्राम की बात होगी, गाँव की बात होगी, तो ग्राम सभा उसका इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा की शक्ति का मेंशन जो है वो 243 ए में है। इसी तरह से 243 बी में तीनों स्तर के बारे में बात हो रही है, गाँव, मध्यवर्ती, जिला स्तर, ठीक है? इन सारे स्तरों पर पंचायतों का गठन होगा, ठीक है? जहाँ पर 20 लाख से अधिक नहीं हो, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर से छूट, जो हमने ऊपर बात की है, ठीक है? तो ये सारा मेंशन किसमें 243 बी में। उसके बाद 243 सी फॉर संरचना, ठीक है? ऐसे आप याद कर सकते हो। सी फॉर संरचना तो पंचायतों की संरचना की गई है कि किस तरह से संरचित होंगी पंचायतें कि वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है? प्रत्यक्ष चुनाव ना सिर्फ सदस्यों को चुनने का बल्कि अध्यक्ष को चुनने का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपने सुना होगा ना कि उम, पंचायत के सदस्य, ठीक है? और फिर उसका जो सदस्य है जितने सारे सदस्य हैं उसमें से भी जो अध्यक्ष होगा, वो सारे चुनाव यहाँ पर होता है जब पंचायत के चुनाव होते हैं, ठीक है? आपने अपने गाँव में या अगर आप गाँव से बिलॉन्ग नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों से सुना होगा कि भई सरपंच है ये, है ना? तो सरपंच नाम जो है यानी कि अध्यक्ष होता है एक तरह से सरपंच, ठीक है? तो इसका भी चुनाव बिल्कुल डायरेक्ट होता है। बाद में जैसे ऐसे नहीं होता कि आपने संसद में सुना होगा कि एमपीज़ का चुनाव होता है, फिर उन ये सारे चुनते हैं अपने पीएम को, अपने लीडर को, है ना? ऐसा होता है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट सरपंच का भी चुनाव होता है, ठीक है? तो जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, ये भी मेंशन है 243 सी में। डी देखिए रिजर्वेशन यानी कि रिजर्व करना, ठीक है? रिजर्वेशन वैसे रिजर्व रिजर्वेशन में मैं वैसे इसको याद रखती हूँ डी डी फॉर रिजर्व ही होता है ना, ये डिसीजन से याद रखती हूँ मैं। तो ये डिसीजन रिजर्वेशन का क्योंकि सेम सेम सा लगता है मुझे, हालाँकि ये हो सकता है सबके लिए फ्रूटफुल ना हो ये ट्रिक, बट मैं डी फॉर रिजर्वेशन आप याद रख सकते हो, अगर वैसे भी याद रख सकते हो तो आरक्षण, ठीक है? तो आरक्षण ड ड वाली फीलिंग आती है मुझे, तो इसलिए मैं याद रख लेती हूँ इसको। स्थानों का जो आरक्षण है, वो यहाँ पर मेंशन है 243 डी में कि एससी के लिए अगर देखो उस स्टेट में एससी की जनसंख्या है, तो जितनी भी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसी अनुपात में, उसी परसेंटेज में उनको वो सीट्स अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है? और ये सीट्स जो है वो रोटेट भी होती है। इसी तरह से एसटी, ठीक है? और महिलाओं को 1/3 तो है ही रिज़र्वेशन, जितनी भी सीट्स है उसका 1/3 लेकिन आप छूट दे रखी है कि इस रिज़र्वेशन में आप बढ़ोतरी भी कर सकते हो। इसलिए कुछ राज्यों में 50% तक महिलाओं को रिज़र्वेशन दिया हुआ है,
ठीक है? उनके नाम जैसे कि आई थिंक बिहार में दिया हुआ है और भी कई राज्यों में है। इसके अलावा एक प्रावधान और भी है कि ओबीसी को भी अगर चाहे वहाँ की राज्य सरकार वहाँ ओबीसी को भी रिज़र्वेशन दे सकते हैं वो। अगर मतलब जो भी जनसंख्या के अनुपात में ओबीसीज़ वहाँ रहते हैं, तो ये भी यहाँ पर 243 डी में मेंशन किया हुआ है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी को भी रिज़र्वेशन दे सकते हैं। महिलाओं को ज़्यादा करके करके दे सकते हैं, 50% 100% भी दे सकते हैं भाई। तो ये राज्य पर निर्भर है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एसटी है ही नहीं, जैसे कि हरियाणा में नहीं है, ठीक है? तो हरियाणा में तो सीट्स है ही नहीं रिज़र्व्ड, हो ही नहीं सकती क्योंकि एसटी जनसंख्या ही नहीं है। तो वहाँ पर महिलाओं को दे सकते हैं वो, वहाँ पर ओबीसीज़ को दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पर, ओके? उसके बाद है 243 ई, ई फॉर अवधि, अवधि ई आ रहा है ना यहाँ पर। तो अवधि यानी कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर विघटन हो जाए, ठीक है? तो उसकी परिस्थितियों का भी ज़िक्र यहाँ पर है। अगर 6 महीने मान लो अभी साढ़े 4 हो चुके हैं साल और वहाँ पर विघटन होता है किसी भी पंचायत का, किसी भी एक पंचायत का, क्योंकि सारी देखो ये पंचायत जो होती है बहुत सारी पंचायत होती है, ठीक है? गाँव स्तर पर, तो कोई एक वो होती है तो ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरे भई राज्य में सारी पंचायत हट जाएँगी फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा, ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। उस पर्टिकुलर पंचायत का री-इलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो भी तब जब 6 महीने अ, के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर साढ़े 4 वर्ष हो चुके हैं, अब देखिए 5 वर्ष होने में जो बाकी की पंचायत है उसको होने में सिर्फ़ 6 महीने का अंतर है। तो उन 6 महीने के लिए यहाँ पर दोबारा से रिकंडक्ट नहीं होगी, ठीक है? रिकंडक्ट नहीं होंगी। तो 6 महीने रुक जाएगा और 5 वर्ष के बाद जब 5 वर्ष पूरे हो जाएँगे 6 महीने के बाद तभी इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन होगा। एक तो ये। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी यहाँ पर और भी ध्यान रखना है, मान लो 4 साल में अभी 4 साल हो गए, विघटन हो गया किसी पंचायत का, यहाँ पे ध्यान रखना है। विघटन हो गया तो सारी पंचायत का तो 5 साल के बाद होगा। निर्वाचन। तो यानी कि जो विघटन के बाद जो नई पंचायत आई है, ठीक है? नई पंचायत, अभी दोबारा से मान लो इसका चुनाव हो गया, 4 साल पहले वाली का हो गया था, फिर विघटन हो गया, फिर नई पंचायत बनी, तो 1 साल के लिए ही होगा उसका कार्यकाल। ये नहीं कि उसका 5 साल हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है कि सारी पंचायत का जब पंचायत के चुनाव होते हैं, तो सबका वापस होता है, चाहे वो उनको कार्यकाल उनका काम करते हुए 6 महीने हुए हों, चाहे 7 महीने हुए, चाहे साल हुआ, चाहे डेढ़ साल, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल। तो उनका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष हर एक पंचायत का होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? क्योंकि वो बीच में दोबारा बनी है, तो उनका कार्यकाल तब तक ही है जब तक नेक्स्ट चुनाव आएगा या नेक्स्ट चुनाव होगा, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर होगी ये सिचुएशन। उसके बाद है 243 एफ, एफ, एफ फॉर भई आप फेयरनेस कर सकते हो, तो फेयरनेस क्या होगी? योग्यता से रिलेटेड होगी, ठीक है? तो अयोग्य है अगर कोई कैंडिडेट क्यों है? या तो 21 वर्ष से कम है तो वो अयोग्य होंगे सदस्य, ठीक है? उसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए सदस्य का। यहाँ पे सदस्य का मतलब है कि जो लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं, यहाँ पर वो लोग जो कि उम्मीदवारी करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है मिनिमम लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसी तरह से इलेक्ट होने की जो मिनिमम आयु है पंचायत में वो है 21 वर्ष, ठीक है? तो 21 वर्ष की आयु पूरी करा हुआ होना चाहिए सदस्य या उम्मीदवार और उनके खिलाफ कोई क्राइम या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने कोई क्राइम ना किया हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई पुलिस इस तरह से इंक्वायरी ना हो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स पर, ठीक है? इसके अलावा इसका अगर कोई अयोग्य है या नहीं है, इससे संबंधित निर्णय कौन लेगा? राज्य विधानसभा इसका निर्धारण करेगी कि कोई सदस्य भई अयोग्य है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद है आर्टिकल 243 जी, जी। तो जी बात करता है शक्तियों की, ठीक है? प्राधिकार की और उत्तरदायित्व की। उत्तरदायित्व यानी कि जी, जी से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो, उत्तरदायित्व की जब बात आती है। देखिए सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का जो कार्य है वो गाँव के स्तर पर ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहीं पर ही रूट्स वहीं पर हैं उनके। तो वहीं से ही स्टार्टिंग जो होती है यानी कि नींव जो पड़ती है हमारे देश के लोगों की लाइफ की वो गाँव ही है। तो वहाँ पर सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन एटसेट्रा के लिए ज़रूरी है कि पंचायतों को शक्तियाँ दी जाए। उनको उत्तरदायी भी ठहराया जाए कि वो जो कार्य कर रही हैं वो टू द पॉइंट और टू द नीडफुल हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि पैसे आपके पास आए, इकट्ठे हुए, आपको ग्रांट मिली और आपने वो पैसे सड़क बनाने की बजाय आपने कोई मंदिर बनाने में कर दिया खर्च या आपको जो पैसे मिले हैं उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, लोगों तक पानी की सुविधा पहुँचानी थी, लेकिन आपने क्या किया स्टैच्यूज़ बनवा दिए, ठीक है? तो इस तरह से ना हो इसलिए उत्तरदायित्व भी बनता है पंचायतों का। शक्तियाँ तो बेशक दी ही गई है, प्राधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन उत्तरदायी भी उनको बनाया गया है, जिससे कि वो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास प्रॉपर्ली कर सकें, ठीक है? उसके बाद है आर्टिकल 243 एच, एच
ठीक है भाई, एच का मतलब होता है हेल्दी वित्तीय शक्ति, ठीक है, एच फॉर हेल्दी। पंचायतों की तो वित्तीय शक्ति है, यानी कि कराधान, कराधान से ही हेल्थ में होगी ना, यानी कि टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं पंचायत, जैसे कि मेले के शुल्क वगैरह आदि, और बहुत सारे और भी क्षेत्र है जो जब हम 29 विषय करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि 243 एच जो है वो कैटर करता है पंचायतों की वित्तीय शक्ति, यानी कि जो भी विधानमंडल अ, या विधानमंडल एक तरह से अधिकार देता है या एक तरह से अप्रूवल देता है कि किन-किन क्षेत्रों में वो कर इकट्ठा कर सकते हैं, कर वसूली कर सकते हैं पंचायत, तो वो शक्ति 243 एच में मेंशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 243 आई, आई फॉर इनकम आप याद रख सकते हो। इनकम कौन डिसाइड करता है? वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो आई फॉर इनकम, ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में गठन होता है। जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग का गठन होता है हर 5 वर्ष के लिए, इसी तरह से राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत पंचायत के लिए होता है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग ये डिसाइड करता है कि पंचायत को कितना, और लोकल बॉडीज जो नगर पालिका है उनको कितना राज्य का जो वित्तीय एक तरह से वित्तीय आवंटन होता है वो कितना पोर्शन इनको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है 243 जे, जे बात करता है लेखाओं की, ठीक है। लेखा यानी कि एक तरह से आपने ऑडिट का नाम तो सुना होगा, ऑडिट होता है ना। तो ऑडिट करने का जो एक तरह से जो आर्टिकल है वो है जे, जे जे फॉर जज, जज करना उनको एक तरह से कि भाई उन्होंने काम जो किया है वो सही से किया है कि नहीं। आपने नाम तो सुना होगा मनरेगा, मनरेगा जो है वो वैसे तो केंद्रीय योजना है, लेकिन इसको कंडक्ट कौन कराती है? पंचायत कराती है, ठीक है। तो वो पंचायत कराती है, तो इसका जो लेखा परीक्षण है, यानी कि इसका ऑडिशन या ऑडिट जो होता है वो कौन करता है? उसका जो प्रावधान किया गया है वो विधानमंडल ने किया हुआ है कि किस तरह से ऑडिट होगा। इन सारी जो भी योजनाएं पंचायत के थ्रू चलाई जाती है, जो भी पैसा खर्च किया जाता है पंचायत के थ्रू, तो वो 243 जे में मेंशन है, ठीक है। तो ये विधानमंडल, वीएम का मतलब है विधानमंडल का प्रावधान, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उसका जो विधानमंडल है, वित्तीय जो भी विधायी शक्ति है वो इससे रिलेटेड किसके पास है? विधानमंडल के पास है, और जो उसी के अकॉर्डिंग 243 जे के अंतर्गत पंचायत का लेखा परीक्षण कराता है, ठीक है। उसके बाद है 243 के फोर, देखो आई और के ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की, जबकि 243 की जो है वो राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग की बात करता है। हालाँकि यहाँ पे पंचायतों के लिए चुनाव ही मेंशन है, राज्य चुनाव आयोग बनाया जाता है, ठीक है, या निर्धारण होता है इसका एक चुनाव आयोग का, ठीक है। तो इसका कार्यकाल और उसके बारे में सारी चीज़ें बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जब राज्य से रिलेटेड सारे आयोग तब करेंगे। लेकिन राज्य चुनाव आयोग जो होता है, अब आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, उसका कार्य होता है, अब यहाँ पे बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 2 चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है और एक राज्य चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है? इसके अलावा संसद और राज्य सरकारें, ठीक है? इन सब के चुनाव कंडक्ट कराते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे राज्य सरकारों का भी केंद्रीय चुनाव आयोग ही कंडक्ट कराता है। जो फ्रेशर्स होते हैं वो बच्चे सोचते हैं कि जैसे राज्य चुनाव आयोग है ना भई, ये कराता होगा क्योंकि राज्य चुनाव आयोग है ना? ऐसा नहीं है। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ़ किसके कराता है? ये लोकल बॉडीज़ के कराता है। लोकल बॉडीज़ में आती है पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर निगम वगैरह, ठीक है? तो इसीलिए 243 के में मेंशन है पंचायतों के लिए चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग, उसका गठन होगा यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है। 243 एल, एल केंद्र प्रशासित क्षेत्रों पर लागू होगा, यानी कि बहुत सारे ऐसी भी जगह है ना जहाँ पे केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, वहाँ पर अगर वो गाँव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर पंचायत होंगी, ठीक है? 243 एम बात करता है प्रावधानों का कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। तो ये जो जितने भी हमने प्रावधान देखे हैं अभी तक पंचायत से रिलेटेड, वो लागू नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं देश में, जैसे कि उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र जो कि इससे बाहर होंगे। तो इस सब का मेंशन जो है वो 243 एम में किया गया है, ठीक है। एम का मतलब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब बाहर, ठीक है। उसके बाद है 243 एन, एन का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्तमान जो विधियां हैं और जो पंचायत है उनका बने रहना, यानी कि जो ऑलरेडी जो विधियां बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग पंचायत को काम करते रहना जब तक कि कोई नई व्यवस्था नहीं बन जाती, ठीक है। तो ये तब था जब हमारी पंचायत शुरू यानी कि 1993 में ये स्टार्ट हुई था हमारा, ठीक है, पंचायत का लागू हुआ था। 92 में अधिनियम आया था, 1993 में लागू हुआ था। तो उससे पहले भी बहुत सारी जगह पे क्या थी? पंचायत थी ऑलरेडी, और उनसे रिलेटेड विधियाँ भी थी, कानून भी थे। तो उनको बने रहने की जो सुविधा देता है आर्टिकल, वो 243 एन देता है। यानी कि जब तक कि नए कानून, नए प्रावधान नहीं आते उस संदर्भित जगह और स्टेट या जिला से या जहाँ पर भी वो पंचायत है, उससे, तब तक वो पुराने वाले ही विधियाँ और वो जो पंचायत जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस नियम के अकॉर्डिंग चल रही है, वही चलती रहेंगी, ठीक है? उसके बाद है 243 ओ।
ओ बात करता है चुनावी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक की। तो देखिए, यानी कि न्यायालय को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है 243 ओ, ठीक है? तो जो भी चुनाव होंगे, जिस भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसको डील कौन करेगा? वहाँ पर डील करेगा विधानमंडल, ठीक है? अयोग्य है या नहीं है या जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें कौन हस्तक्षेप करेगा? विधानमंडल, ठीक है? यहाँ पर न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोकता है 243 ओ। तो गाइज़ ये थे अब तक भाग 9 के सारे आर्टिकल्स। अब हम बात करेंगे भाग 9 ए, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 जो कि आया था, ठीक है? आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, ठीक है? याद करने के लिए जेड जी भी आप कर सकते हो, ठीक है? पी से लेकर पिया से स्टार्ट होता है जेड जी, ठीक है? तो यहाँ पर यानी कि 9th ए से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है? तो ये शहरी सरकारों को मजबूत बनाने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए 12वीं अनुसूची भी इसके साथ जोड़ी गई, जिसमें कि 18 विषय। पंचायत के लिए यानी कि भाग 9 के लिए कितने विषय हैं? 29 और भाग 9 ए के लिए कितने हैं? यानी कि नगर पालिकाओं के लिए या शहरी प्रशासन के लिए 18। देखो इसको याद करना भी आसान है, दोनों में से कोई एक याद कर लो। या तो ये कर लो 9 टू ज़ा 18, ठीक है? ये 18 आ गया, ठीक है? या इसको अम, हाँ, यही ज़्यादा आसान है, 9 टू ज़ा या 2 9 ज़ा 18, ये इसके साथ आ गया, ठीक है? अब जिस तरह से हमने वहाँ पर सीक्वेंस किया था ना कि भई 243 ए में क्या है, बी में क्या है, उसी तरह से सेम सीक्वेंस यहाँ पर है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। देखो 243 ए में था जो, वही यहाँ पर पी में है। तो आपने अगर वो ओ तक अच्छे से याद कर लिया ना, तो इसको याद करना बहुत ईज़ी है। यहाँ पर भी सारी परिभाषाएँ हैं, वहाँ पर जिला, राज्य और पंचायत, ग्राम सभा के बारे में थी। तो यहाँ पर राज्य और पंचायत तो सेम ही है, नगर क्षेत्र और नगर पालिका जुड़ जाती है, ठीक है? उसके बाद क्यू में, वहाँ पर जैसे कि 243 बी में था ना, नगर पालिका का गठन है यहाँ पे, वहाँ पे पंचायत का गठन था, ठीक है? तो यहाँ पर भी 3 स्तर हैं, एक नगर पंचायत, तो 3 स्तर हैं। देखिए, एक है नगर पंचायत, जिस तरह से हमने बात की थी पंचायत की, कि 3 स्तर पर पंचायत थी वहाँ पर, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 तरह से है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। देखिए, नगर पंचायत वहाँ पर बनाई जाती है, जहाँ पर बड़े हो जाते हैं ना गाँव, जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए वो अ, एक तरह से ग्रामीण से शहरी, क्योंकि जब बड़ी ग्रामीण जनसंख्या होगी, तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक टाउन की तरह वो काम करने लग जाता है ना वो। जो गाँव हैं, तो जो बड़े गाँव हो जाते हैं, उसकी जनसँख्या को कैटर करने के लिए ज़रूरत हो जाती है कि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ उनको दी जाए और उनकी जो ज़रूरत है, उनको पूरा किया जाए। तो इसलिए नगर पंचायत बन जाते हैं फिर वो बड़े गाँव, ठीक है? तो ग्रामीण से शहरी। उसी तरह से नगर पालिका परिषद है, यानी कि जब नगर पंचायत का जो जनसँख्या है उसकी, तो वो जब ज़्यादा हो जाती है, तो छोटे शहर क्षेत्र बन जाते हैं। यानी कि टाउन से थोड़े-से जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर नगर पालिका बन जाती है। और लेकिन जब वो नगर पालिका परिषद, यानी कि वो जो छोटे शहर है, वो बड़े शहर में कन्वर्जन उनका हो जाता है, यानी कि बन जाते हैं वो, तो नगर निगम बना दिए जाते हैं। उनको कहते हैं बड़े शहरी क्षेत्र। जैसे कि नगर निगम आपने देखे होंगे बहुत सारे राज्यों में, जो वहाँ की बड़ी सिटीज़ हैं, वहीं पर होते हैं स्थापित, ठीक है? उसके बाद है 243 आर। 243 आर में बात की गई है सदस्यों के निर्वाचन में नगर पालिका की संरचना। ये बिल्कुल 243 सी की तरह से है। इसी तरह से हमने जब वहाँ पर सी किया था, तो आर और एस किया था ना संरचना से रिलेटेड। एक्चुअली ये आर जो है वो सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन कौन-कौन करेगा? वही 18 प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है? 18 वर्ष के लोग चुनाव करेंगे और इसके अलावा कौन-कौन योग्य होगा, योग्यता है, वो सारी चीज़ें भी आगे हम देखेंगे। तो सदस्यों के जो निर्वाचन से संबंधित है, जो वहाँ पर 243 अ, सी में था, ठीक है ना? वही है इन दोनों में, आर और एस से भी संरचना ही है यहाँ पर, यानी कि दोनों मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिए थे, फिर मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो आर और एस को आप इस तरह से याद रख सकते हो, आर सदस्यों के निर्वाचन के लिए, जबकि एस जो है वो संरचना के लिए। फिर उसके बाद टी आ जाता है, यहाँ पे आरक्षण, यानी कि देखो टी और डी सेम सेम सा साउंड कर रहा है ना? तो वहाँ पर डी जो है आरक्षण की बात करता है, यहाँ पर टी आरक्षण की बात करता है। यहाँ पर भी सेम ही है, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए। यहाँ पर भी महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पर भी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। 1 तिहाई से ज़्यादा भी महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं। इसी तरह से एससी, एसटी और यहाँ पे भी ओबीसी का भी है यहाँ पर, ठीक है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ओबीसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? सेम है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ़ आर्टिकल का नंबर बदल रहा है और कुछ भी नहीं। फिर 243 यू, यहाँ पे कार्यकाल और बैठक की बात की गई है, ठीक है? वहाँ पर ई अवधि था ना, तो इसी तरह से यहाँ पे टी के बाद डी के बाद यू आता है, वहाँ पे डी के बाद ई आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्यकाल और बैठक की बात की गई है। उसके बाद है वी यानी कि सदस्यों की अयोग्यता, वहाँ पर हमने किया था ई के बाद एफ का हमने बात किया था ना कि भई एफ मतलब योग्यता वो से रिलेट किया था हमने, तो अयोग्य होंगे वो लोग, है ना? तो मानदंडों का वर्णन है कि कौन लोग अयोग्य होंगे। तो अयोग्यता में भी सेम ही है कि वो आयु जो 21 वर्ष होनी चाहिए, क्रिमिनल केस या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? और विधानमंडल ही डिसाइड करेगा कौन अयोग्य है, ठीक है?
सेम टू सेम है। उसके बाद आर्टिकल 243 डब्ल्यू, तो यहाँ पर शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है। तो वहाँ पर भी वही है, जो वहाँ पर हमने एफ के बाद जी किया था, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी के बाद एफ, एफ ठीक है, एफ बात करता है यानी कि, ठीक है, एफ हमने बात की थी ना कराधान, यानी कि टैक्स, टैक्स लगाने की जो शक्ति है वो देता है विधानमंडल, जो भी या वहाँ का जो राज्य सरकार है वो कराधान यानी कि टैक्स किसी भी चीज़ पर, जो भी ऑर्गेनाइजर्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कि मेला, जैसे कि अभी आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शहर है नगर निगम के अंतर्गत, अगर दिल्ली नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो अ, क्षेत्र हैं, जगहें हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे ये दशहरा के मेले लगे हुए थे, ठीक है? दशहरा के मेले, इसी तरह से दिवाली के मेले, ठीक है? इसी तरह से एमसीडी के जो जगह जैसे कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह हैं, उनकी जगहों को अ, वेन्यू के, शादी के वेन्यूज़, पार्टीज़ के वेन्यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से जो कलेक्शन होता है, इसी तरह से जो पंचायत घर होते हैं, ठीक है? तो वहाँ से जो कलेक्शन, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वहाँ से भी पैसा मिलता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जैसे हाउस टैक्स वगैरह है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ से कर एकत्रित किया जा सकता है। तो ये नगर पालिका है चाहे पंचायत से, तो उनको ये शक्ति दी गई है विधानमंडल या जो वहाँ की राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में, ठीक है? उसके बाद है 243 वाई। अब यहाँ पर याद रखना है वाई, वहाँ पर है आई वितायोग और यहाँ पर है वाई, ठीक है? आई, वाई। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, मैं और तुम। मैं और तुम हम किसके ऊपर डिपेंड है? पैसे के ऊपर, ठीक है? हम पैसे के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी वितायोग की बात है, उसके गठन और शक्तियों की बात है, ठीक है? उसके बाद ज़ेड, ज़ेड खातों के अंकेशन, लेखा और परीक्षण से संबंधित है। वहाँ पे जे जे से हो रहा था ना खातों का अंकेशन, तो यहाँ पर भी वही है सेम। अंकेशन के बारे में, लेखा परीक्षण के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद ज़ेड ए, अब ज़ेड खत्म हो गया, अब ज़ेड के बाद फिर दोबारा से ज़ेड ए आ जाएगा। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण व परिसीमन की बात करते हैं। यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है? तो वहाँ पे था आई जे के, ठीक है? था ना? वाई यानी कि आई था वहाँ पे, आई जे के, और यहाँ पे था के था, ठीक है ना? तो के यानी कि जे ए के बराबर है, यानी कि के में क्या था? चुनाव, यानी कि राज्य चुनाव आयोग। सेम यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारण, यानी कि यहाँ पर भी चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग की बात हो रही है, ठीक है? तो परिसीमन की बात हो रही है, ठीक है? परिसीमन भी चुनाव से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर भी याद रखने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद के बाद एल था, तो जेड बी हो जाएगा। यहाँ पे संघ शासित प्रदेशों में भी प्रावधान है। देखिए, संघ शासित प्रदेश, अगर वहाँ पर गाँव की जनसंख्या है और वो संघ शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर पंचायत का गठन होगा। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र है संघ शासित प्रदेश में, तो वहाँ पर नगर निगम लागू होगा। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक यूटी है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम है, ठीक है? तो उसकी जो बात करता है, वो ज़ेड-बी करता है नगर पालिकाओं के अंतर्गत, ठीक है? क्योंकि नगर निगम की बात हो रही है, तो ज़ेड-बी के अंतर्गत आएगा। ज़ेड-सी बात करता है कि जहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं हो सकते, ठीक है? ये सिमिलरली वही है जो वहाँ पर था हमारा, ठीक है? वहाँ पे एम में था ना, जहाँ पे मार्जिनल था, हमने मार्जिनल, तो ज़ेड-सी, ठीक है? फिर उसके बाद एम के बाद एन था। एन एन का मतलब यहाँ पर था कि यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर महानगर योजना समितियों के गठन की बात कर रही है। महानगर योजना समितियों का गठन कर सकता है जिला स्तर पर ज़ेड-डी के अंतर्गत, ठीक है? यहाँ पे थोड़े-से डिफरेंस शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर महानगर योजना समिति अध्यक्ष, ज़ेड-ई में बात करते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष की, यहाँ पे गठन की बात हो रही है समिति के, यहाँ समिति के अध्यक्ष की बात, उसके चुनाव की बात हो रही है। फिर ज़ेड एफ आ जाता है, ये मैंने पहले जी लिख दिया था गलती से, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ज़ेड ई के बाद है ज़ेड एफ, जो है कंटिन्यूएशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लॉज और म्युनिसिपैलिटीज़ बनने से पहले, जो अब जो नई बनी है 1993 के बाद की, उससे पहले भी अगर कहीं पर नगर निगम, नगर पालिकाएँ बनी हुई है, तो जो भी वहाँ पर लॉज पहले से थे, लेकिन बाद में कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है, अब तक नए कानून वहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, तो तब तक वही चलते रहेंगे। ये बिल्कुल वो एग्जिस्टिंग में जो पंचायत पहले चल रही थी, उसी तरह का है ये, ठीक है? उसके बाद है ज़ेड जी, यानी कि न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो जो लास्ट के हैं बिल्कुल दोनों उसी के कंटिन्यूएशन में है, जो वहाँ पर हमने किए थे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ज़ेड जी यानी कि जेड जी यानी कि बड़े, बड़े हैं, तो यहाँ पे भी न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक है, तो इस तरह से भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। और इससे जस्ट पहले कंटिन्यूएशन है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन होगा। तो बस आपको ध्यान थोड़ा ज़ेड डी और ज़ेड ई में रखना है, जो कि महानगर से रिलेटेड है। पहले में समितियों का गठन और उसके बाद उसके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में भी जैसे ई एग्जीक्यूटिव हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे गठन है तो एक तरह से डी को आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है? यानी डेवलपमेंट के साथ, डी डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए महानगर योजना समिति का गठन होगा यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी क्लास आज की, बहुत ही टू द पॉइंट थी, ठीक है? नो बकवास, सीधा काम, हम इस तरह से पढ़ते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपको लगता है कि और आपको डिटेल चाहिए
हालाँकि देखो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है आप सब इंटेलिजेंट हो, सब इंटेलिजेंट हो, ठीक है? आपने कहीं न कहीं से कभी न कभी पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी आप यहाँ पढ़कर भी आप 1 से लेकर आखिर तक 4-5 बार जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किससे रिगार्डिंग है। तो इतना हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हर आर्टिकल को पढ़ाने से पहले, ठीक है? तो लेकिन मेरा थोड़ा-सा ये है कि आपको स्पीड से लेकर जाया जाए, लेकिन स्पीड कैसी हो? स्टेडी हो, ठीक है? स्टेडी हो और स्पीड ऐसी हो जो कि आपके अकॉर्डिंग हो। एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट जो कि पीसीएस का हो सकता है। भाई पीसीएस के जो स्टूडेंट होते हैं उसको नॉर्मल स्टूडेंट से तो जो बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हैं उनसे तो ज़्यादा उसकी कैपेसिटी मान के चला जा सकता है ना। तो आपको इसीलिए मैं पॉलिटी बिल्कुल थोरोली पढ़ा रही हूँ कि आप कभी भी जब हम पॉलिटी ये खत्म कर देंगे तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप जब पुरानी क्लासेस उठाकर देखोगे तो आपको नई क्लासेस की ज़रूरत ना पड़े, नई चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, आपको लगेगा कि यही रास्ता सबसे बेस्ट है। तो इस वे में मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको बार-बार क्योंकि जब हम नई-नई चीज़ें पढ़ते हैं ना, नई-नई क्लासेस पढ़ते हैं तो हमें फिर जो पुरानी चीज़ें ना वो ऐसा लगता है कि हम दोबारा से ही कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ना लगे आपको कि हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि हम उसी को ही रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर है। आप जब पॉलिटी यहाँ से क्लासेस आप पूरा कर लोगे, ए टू ज़ेड कर लोगे सारी क्लासेस तो आपको लगेगा कुछ छूटा ही नहीं है। जब आप इसके अलावा जब कोई और क्लास देखोगे भी ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, रिवाइज़ के लिए, रिविज़न के लिए ठीक है। जब आप पीवाईक्यूज़ उठा के देखोगे तब आपको लगेगा अरे हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो वहीं से आया हुआ है। तो जब आप ये दिमाग में रखने लगोगे ना जब ये आपके दिमाग में आने लगेगा तो आपको एसेंस पता चलेगा इन क्लासेस का। ठीक है? तो आप एक बार थोरोली सारी क्लासेस जाकर शुरू से मैंने बिल्कुल शुरू से कराया है कि जहाँ से हमारा इंडियन पॉलिटी शुरू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से शुरू होता है, ठीक है? वहाँ से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट उठा के देखना, तो वहाँ से जब आप देखोगे और कंटिन्यूएशन में देखोगे, बेशक देखिए क्लासेस ज़्यादा हो रही है, नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन यकीन मानिए आप जब कंटिन्यूएशन में देखोगे तो आपको कंटिन्यूटी समझ आएगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। आपको बीच-बीच में से नहीं पढ़ना, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। शुरू में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो आपको याद हो जाता है उसको आप छोड़ जाते हो क्योंकि दोबारा आपका टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि वो तो आपको ध्यान में ही रहेगा। फिर आपको जो ध्यान में नहीं रहता उस पे फ़ोकस करना है। फिर तीसरी जो रिवीज़न है वो होती है क्विक रिवीज़न कि भई जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं फिर आप वो चीज़ें करते हो। लेकिन अब क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड आ गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कह सकते आप कि यहाँ इस एरिया से क्वेश्चन्स नहीं पुट किए जाएँगे, ठीक है? तो हर जगह से क्वेश्चन्स पुट किए जा रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इंडियन पॉलिटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बार-बार मैं कह रही हूँ इंडियन पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको पढ़ो, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट 100% आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 10 पार्ट 10 करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और कोशिश रहेगी कि पूरा करा दूँ इसको पार्ट 10 को नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा-सा अब मैंने मैंने जहाँ पर थोड़ा धीरे पढ़ाना था, वो धीरे ही पढ़ाया है। बेसिकली मैं आर्टिकल वाइज़ पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं धीरे पढ़ा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आर्टिकल कहाँ तक पहुँच गए हैं, देखो, अब हम आर्टिकल आज हमने 39 कल किया था, 40 कल किया था, 41 कल किया था। आज हमने 243 पूरा कर लिया है, ठीक है? तो अभी हमने 395 तक पहुँचना है। तो अब जो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो बड़े स्पीड से जाएँगे, ठीक है? तो 400 आर्टिकल है तो आधा हम कवर कर चुके बल्कि आधे से भी ज़्यादा। तो मुश्किल से अब आपकी 20 क्लास और होगी। तो 20 क्लासेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 ये और अभी तक जो हमारी क्लासेज़ हो चुकी है आई थिंक 50 नहीं 45 के ऑलमोस्ट हुई है। तो यानी कि 65 क्लासेज़ में आपकी पॉलिटी खत्म है। और जब इसको आप 2 की स्पीड में देखोगे तो आपका आधा टाइम लगने वाला है। तो 60 क्लासेज़ है 30 मिनट्स का मान के चलो 6 तिया 1800 मिनट का है, ठीक है? तो 1800 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो टोटल कितना होगा 30 घंटे की क्लासेस है, ठीक है? तो 30 घंटे की क्लासेस यहाँ पर आपको मतलब अगर आप 1 की स्पीड से पढ़ोगे, जब है। जब आप इसको 2 की स्पीड से पढ़ोगे तो 15 घंटे की क्लास है आपकी, ठीक है? तो 15 घंटे तो भाई पॉलिटी पूरी की पूरी पढ़ लोगे और बार-बार में पढ़ोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटा हुआ, ठीक है? तो जो मैराथन लेकर आते हैं आपके लिए, जो इतना फालतू का टाइम भी वेस्ट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देते हैं, उनको छोड़कर आप ये क्लासेस अटेंड कीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। बार-बार मैं कह रही हूँ ज़्यादा फ्रूटफुल है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।